हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र के बारे में समझाया था, आज हम इस वीडियो में रक्त एवं रक्त परिचरण तंत्र के बारे में समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम 3 भागों में बांट के समझेंगे। पहला भाग होगा हमारा रक्त, दूसरा भाग होगा हमारे रक्त के प्रकार एवं तीसरा भाग होगा हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। मैं आपको इस वीडियो में रक्त के बारे में तथा रक्त के प्रकार के बारे में समझाऊंगी। चलिए, अपना सबसे पहला टॉपिक है अपना रक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक से मतलब है, तरल का तो मतलब होता है लिक्विड, तो ये लिक्विड में रहता है। दूसरा है अपना संयोजी, यानी इसमें बहुत सारे तत्व संयुक्त रूप में होते हैं या बहुत सारे तत्व इसमें रहते हैं, सहयोग करके रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपने रक्त के लिए कि जो रक्त है मानव में एवं अन्य पशुओं में जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं और अपनी जो O2 होती है, जो ऑक्सीजन होती है, उनको क्या करते हैं, कोशिका में पहुंचाते हैं। ठीक है, रक्त का पहला कार्य क्या बताया मैंने आपको कि मानव में और अन्य पशुओं में जो भी अपना आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं और अपनी ऑक्सीजन होती है, उसको कहाँ तक ले जाते हैं, वो अपनी कोशिका तक ले जाते हैं तथा कोशिका से जितने भी उपापचयी अपशिष्ट बनते हैं या उपापचयी अपशिष्ट होते हैं उनके कोशिका के पास, वह जो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उसका कोशिका से परिवहन करते हैं, उसको कोशिका से बाहर त्यागने के लिए उसको वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपने रक्त के लिए आता है कि ये हल्का क्षारीय होता है। कैसे होता है कि जो इसकी pH होती है ना, वो होती है 7.4। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर pH 7 होती है, इसका मतलब होता है वो उदासीन। ठीक है, और pH ज़्यादा होने का मतलब है कि वो क्षारीय हो जाती है। ठीक है, 7.4 है मतलब वो पूरी बहुत कम क्षारीय है। ठीक है, इस पॉइंट में ये है कि जो रक्त का निर्माण होता है वह हमारे लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये जो लाल अस्थि मज्जा होती है हमारे हड्डियों के बीच में होती है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ भी जान लेना आवश्यक है कि जो हमारी भ्रूणावस्था होती है, या अपन क्या है, या जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें जो रक्त का निर्माण है वह प्लीहा में होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा रक्त है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला ही है कि रक्त को हमने 2 भागों में बांटा है। तो पहला भाग तो है हमारा द्रव्य भाग, दूसरा है हमारा ठोस भाग। ठीक है, जो हमारा द्रव्य वाला भाग है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और जो हमारा ठोस वाला भाग होता है ये होती है हमारी रुधिर।
कोशिकाएं। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा होता है ये हमारे रक्त का 55% यानी 55% भाग बनाता है, और जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती है ये हमारी 45 यानी 45% रुधिर का भाग बनाती है। ठीक है, इस प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को भी हम यहाँ दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है हमारा जल और दूसरा भाग होता है हमारी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसमें हमारा जल है वो 92% प्लाज्मा का भाग बनाता है हमारा जल, तथा 8% भाग बनाते हैं हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक भाग। ठीक है, अब आती है हमारी रुधिर कोशिकाएं। तो रुधिर कोशिकाओं को मुख्यतः हम यहाँ 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला भाग है हमारा RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है हमारी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारी RBC है इसका नाम है हमारा लाल रुधिर कोशिका। जो हमारी WBC है उसका नाम है हमारी श्वेत रुधिर कोशिका, एवं हमारे जो बिंबाणु हैं उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारी WBC है यानी श्वेत रुधिर कोशिका है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग है हमारी कनिकाणु, दूसरा भाग है हमारा अकनिकाणु। ठीक है, कनिकाणु है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा न्यूट्रोफिल, दूसरा भाग है हमारा इओसिनोफिल, एवं तीसरा भाग है हमारा बेसोफिल। ठीक है, अब आते हैं हमारी अकनिकाणु। अकनिकाणु को भी यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। एक है लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट। ठीक है, तो जो हमारा लिम्फोसाइट है इसको यहाँ पे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये है अपना बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और ये है हमारी प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक है, मैं आपको शुरू से वापस समझा देती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा रक्त। रक्त को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है ठोस। जो रक्त का द्रव्य भाग होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो रक्त का ठोस भाग होता है उसे हम रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा हमारा 55% भाग बनाता है, रुधिर कोशिका हमारा 45% भाग बनाती है। किसका? रक्त का। अब जो हमारे प्लाज्मा का 45% है, 55% है, उसमें हमारा जो जल है वो 90% होता है, और जो कार्बनिक और अकार्बनिक भाग होती है वो 80% होते हैं। ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा प्लाज्मा। ठीक है, अब आती है हमारी रुधिर कोशिका। तो रुधिर कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पे, RBC, WBC, बिंबाणु। RBC का पूरा नाम है यहाँ पे लाल रुधिर कोशिका, WBC का श्वेत रुधिर कोशिका, और ये है हमारी बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हमारी जो श्वेत रुधिर कोशिका है या WBC है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है कनिकाणु, दूसरा है अकनिकाणु। जो कनिकाणु है उसको 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और जो हमारे
अकनिकाणु, इसको दो भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट को भी यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। चलिए अब हम रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ये चार्ट देख रहे हैं कि सबसे पहले आती है हमारी आरबीसी। हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी को मैंने कहा उसको बोलते हैं लाल रक्त या रुधिर कोशिका। ठीक है, तो ये हमारी जो रुधिर कोशिका होती है उसका 99% भाग ये हमारी आरबीसी होती है। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है इसका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। ठीक है, और इसी लाल रंग के कारण हमारे जो रक्त का रंग होता है वो भी क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, साथ में ये बात भी ध्यान रखना है जो हमारी आरबीसी है ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। केंद्रक विहीन का मतलब है इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और जो इनकी आयु होती है या अपन कहते हैं इनकी जो औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। ठीक है, ये हमारा आरबीसी खत्म। दूसरा आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। तो दूसरा है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का नाम है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो अब श्वेत रक्त कोशिकाएं, सबसे पहले इसका निर्माण हमारे लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, साथ के साथ इसमें ये चीज़ें, इसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऊपर हमने जब आरबीसी पढ़ी तब इसमें हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन था वो उपस्थित था तो उसका रंग लाल था। यहाँ पे हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन अनुपस्थित है, इस कारण ये क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, ये श्वेत रंग का हो जाता है। ठीक है, साथ के साथ जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसको हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मैंने चार्ट में बताया ही है कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसको हम दो भागों में बांटे गए, कनिकाणु एवं अकनिकाणु। ठीक है, कनिकाणु को हमने तीन भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। और जो हमारे अकनिकाणु इसको मैंने दो भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट को भी यहाँ तीन भागों में बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ठीक है, जो हमारी न्यूट्रोफिल होती है वो संख्या में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तथा जो हमारी लिम्फोसाइट होती है वह हमारी प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है हमको। ठीक है, और जो हमारी मोनोसाइट होती है ठीक है, वह जब परिपक्व हो जाती है तो वह माँ भक्षक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी मोनोसाइट
ठीक है। और ये जो हमारी महाभक्षक कोशिकाएं हैं, महाभक्षक कोशिकाएं क्या होती है, मोनोसाइट का परिपक्व रूप को अपन महाभक्षक कोशिकाएं कह रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारी न्यूट्रोफिल है, जो कि संख्या में इन श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक होती है, ये तीनों मिलके बनाती है हमारी प्रमुख भक्षण कोशिकाएं। ठीक है, जो कि हमें बाह्य प्रतिजनों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, लिम्फोसाइड है, वो हमारी प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और मोनोसाइट के परिपक्व रूप को हम यहाँ महाभक्षण कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, हमारी मोनोसाइट महाभक्षण कोशिका जो न्यूट्रोफिल मिलके हमारे प्रमुख भक्षण कोशिकाएं बनाती, जो कि जो भी हमारे बाह्य प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करते उनसे हमारी सुरक्षा करती है। और हमारी जो रुधिर कोशिका का तीसरा भाग है वो है हमारा बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। बिंबाणु, ठीक है, बिंबाणु को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे रक्त में 3 लाख प्रति घन मिमी की मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, और जो इनकी जीवन आयु रहती है वो हमारी मात्र 10 दिन होती है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो ये कार्य होता है कि ये रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, कोई दुर्घटना या कुछ भी हादसा अगर हो जाता है तो व्यक्ति की चोट लग जाती है, जिसके कारण उसका रक्त लगातार बहता रहता है। ठीक है, तो ये जो रक्त में बिंबाणु उपस्थित होते हैं, ये रक्त का थक्का बनाते हैं, जिससे कि रक्त रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता है कि ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है। केंद्रक विहीन कोशिका हमने आगे भी पढ़ी है, जो कि हमने किसको पढ़ा है, हमने आगे RBC को केंद्रक विहीन कोशिका पढ़ा है। ठीक है, तो ये केंद्रक विहीन कोशिका रहती है, इसमें केंद्र उपस्थित नहीं होते हैं। तो मैंने आप सभी को अभी रुधिर कोशिकाओं के बारे में समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य। सबसे पहला रक्त का कार्य देखा जाए तो हमने श्वसन तंत्र में पढ़ाई है कि जो हमारी O2 तथा जो CO2 रहती है उसका वातावरण व ऊतकों या कोशिका के मध्य जो विनिमय का कार्य हमारा रक्त पूरा करता है। ठीक है, कि मतलब जो हमारी O2 और CO2 रहती है, वो जो वातावरण और ऊतकों के मध्य इन दोनों का जो विनिमय का कार्य होता है वो हमारे रक्त द्वारा संपादित होता है। दूसरा है हमारे पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन। तो जो भी हम अपने पाचन तंत्र पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उनको विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य है वो हमारा कौन करता है, रक्त करता है। तीसरा है कि शरीर की pH का नियंत्रण भी हमारा रक्त करता है। अभी मैंने आपको बताया ही है कि हमारे रक्त की pH 7.4 होती है, तो ये हमारी पूरे शरीर की pH का नियंत्रण करता है। तीसरा है कि ये हमारे शरीर के ताप का भी नियंत्रण हमारा रक्त ही करता है। पांचवा आता है हमारी प्रतिरक्षण का कार्य को संपादित भी हमारा रक्त ही करता है। जैसा कि मैं आप सभी को बोला है कि जो हमारी WBC कोशिकाएं रहती है वो हमारे शरीर में मुख्यतः प्रतिरक्षण का कार्य करती है। तो मैं कह सकती हूँ कि रक्त द्वारा ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षण के कार्य को संपादित किया जाता है। 6 भाग आते हैं हमारे हार्मोन्स।
आगे हम अगले वाले वीडियोस में देखेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्त्रावन होता है। ठीक है, तो जो हार्मोन्स रहते हैं इनको आवश्यकता अनुसार परिवहन का जो कार्य होता है ये भी हमारा रक्त ही करता है। और सातवां है, जितने भी हमारे उत्सर्जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागने में भी हमारा रक्त ही सहायक होता है कि वही उसका परिवहन करता है, ताकि हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम बाहर त्याग सकता है। तो इन सभी कार्यों से हमें ये पता चलता है कि रक्त हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी तंत्र है या जितने भी कार्य है वो हमारे रक्त के बिना संपादित नहीं हो सकते हैं। तो रक्त हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हमारा दूसरा टॉपिक है हमारे रक्त के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि जो हमारी आरबीसी रहती है उसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के प्रतिजनों की उपस्थिति व अनुपस्थिति आधार पर हमने रक्त को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला भाग है हमारा ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी एवं चौथा है ओ। ठीक है, जो ए है इसमें हमारा ए प्रतिजन उपस्थित है। ठीक है, जो बी है उसमें हमारा बी प्रतिजन उपस्थित है। जो ए बी है इसमें हमारा ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित है। और जो हमारा ओ है उसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, इस आधार पर हमने इसको ए बी ओ प्रतिजन के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, इन प्रतिजनों के अलावा हमारे एक और प्रतिजन होता है जिसे हम आरएच प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति में आरएच प्रतिजन उपस्थित होता है उसे हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें आरएच प्रतिजन अनुपस्थित होता है उसे हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, और हमारे दुनिया में 80% लोग आरएच पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है उसमें रक्त के प्रकार के बारे में इतना ही बताया हुआ है, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि हम रक्त के जो प्रकार है, जो हमारे WBC की सतह होती है उस पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, उसके आधार पर ही हमने रक्त को बांटा है, कितने 4 भागों में बांटा है। और हमारा प्रतिजन क्या है, ए बी ओ, उसके आधार पर हमने बांटा है। जो हमारा ए प्रकार है उसमें ए प्रतिजन उपस्थित होता है, बी प्रकार में हमारा बी प्रतिजन उपस्थित होता है, और ए बी में हमारा ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, और ओ में हमारा कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे एक और प्रतिजन होता है जिसे हम आरएच प्रतिजन कहते हैं। जिस व्यक्ति में आरएच प्रतिजन उपस्थित होगा वो आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें आरएच प्रतिजन अनुपस्थित होगा वो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमारी दुनिया में 80% लोग आरएच के पॉजिटिव